नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वाति ढलवेज। इस बुलेटिन में आज बात होगी राजस्थान में राहुल के नए नारे की, रफाल पर रक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग की, जानेंगे कि क्या पाकिस्तान के सामने फेल हो गया है 56 इंच का सीना, क्या धर्म पॉलिटिक्स में बीजेपी से आगे निकले राहुल, और आखिर में बात ब्याज दरों पर मोदी सरकार के फैसले की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अजीत जोगी की पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के साथ गठबंधन करेगी बीएसपी। दोनों पार्टियों में सीटों पर हुआ समझौता, 35 सीटों पर लड़ेगी बीएसपी। केरल नल रेप केस में वेटिकन ने बिशप फ्रैंको मुलक्कल को किया पदमुक्त, चौतरफा आलोचनाओं के बाद लिया फैसला। राज्यसभा सांसद अमर सिंह ने एक बार फिर बोला अखिलेश यादव पर हमला, अखिलेश डंक मारते हैं, ऐसा कोई सगा भी नहीं करता। सरकारी अस्पताल में भीड़ कम करने का केजरीवाल सरकार का फॉर्मूला, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन बोले सरकारी अस्पताल में अब ली जाएगी फीस, केवल दिल्ली के मरीजों की फीस भरेगी सरकार। 22 सितंबर से शुरू होगा संयुक्त राष्ट्र महासभा का सत्र, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज होंगी शामिल। महासभा से इतर पाकिस्तान के विदेश मंत्री से होगी मुलाकात। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका, जवानों ने पूरे इलाके को घेरा। और एशिया कप में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए कल मैदान में उतरेगा भारत, बांग्लादेश के साथ शाम 5 बजे खेला जाएगा मैच। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राजस्थान में 200 विधानसभा सीटों के लिए कभी भी चुनावी बिगुल बज सकता है, इसलिए सभी पार्टियों ने जीत के साथ जोर आजमाइश तेज कर दी है। जहां पिछले दिनों बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह 3 दिन के राजस्थान के दौरे पर पहुंचे थे, तो वहीं अब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की बारी थी। कांग्रेस अध्यक्ष ने आदिवासी बहुल इलाके सांगवाड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। राजस्थान में बीते 25 साल का इतिहास रहा है कि किसी भी सरकार को मतदाताओं ने दूसरे कार्यकाल के लिए नहीं चुना। जनता ने एक बार कमल खिलाया तो दूसरी बार हाथ के साथ खड़ी हो गई। 2013 के चुनाव में कांग्रेस की सरकार को हटाकर बीजेपी सत्ता में आई। विधानसभा चुनाव में अगर जनता अपनी लीक पर चली तो इस बार वसुंधरा राजे का राज खतरे में दिख रहा है। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को हटाने के लिए कमर कस ली है, इसलिए तो आज खुद कांग्रेस अध्यक्ष रेगिस्तान राज्य पहुंचे, जहां कांग्रेस अध्यक्ष ने ऐसे आक्रामक तेवर दिखाए जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। वैसे तो राहुल गांधी कई बार पीएम मोदी के चौकीदार वाले बयान को लेकर तंज कस चुके हैं, लेकिन मेवाड़ के सागवाड़ा में रैली को संबोधित करते हुए राहुल ने चौकीदारी के बहाने पीएम को चोर तक कह दिया। रफाल डील और माल्या मामले में हमला बोलते हुए राहुल ने नया नारा दिया कि गली गली में शोर है, देश का चौकीदार चोर है। उन्होंने कहा कि रफाल में घोटाला कर पीएम ने देश को धोखा दिया है। वहीं उन्होंने भगौड़े विजय माल्या के मुद्दे पर कहा कि 9,000 करोड़ रुपए का चोर देश के वित्त मंत्री से कह गया कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन देश का चौकीदार इस पर मौन है। बीजेपी को घेरने के साथ साथ राहुल ने किसानों और बेरोजगारों को लुभाने की भी कोशिश की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनी तो किसानों के कर्ज माफ होंगे और लोगों को रोजगार मिलेगा। राहुल गांधी ने कहा कि इस बार राजस्थान की जनता यह तय कर चुकी है कि कांग्रेस को जिताना है। राजस्थान में राहुल ने इतिहास को दोहराने का दावा तो कर दिया, लेकिन ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है कि इतिहास खुद को दोहराता है या फिर नया इतिहास रचा जाता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। कांग्रेस अध्यक्ष जानते हैं कि सरकार, परिवार और जनता का साथ दोनों ही बेहद जरूरी है, इसलिए राजस्थान की रैली में आज राहुल ने दोनों पर निशाने लगाए। अब देखना होगा कि ये निशाना सटीक बैठता है या नहीं। वैसे कांग्रेस रफाल से वार कर भी बीजेपी को घायल करने में जुटी है। यहाँ तक कि अध्यक्ष राहुल गांधी ने तो रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण का इस्तीफा तक मांग लिया। राहुल के इस वार से अब बीजेपी बौखला उठी है। कांग्रेस पार्टी रफाल डील और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी एनपीए को लेकर एक के बाद एक सवाल दाग रही है, जिसके जवाब में आज वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। जेटली ने फेसबुक पर एक विस्तृत नोट लिखकर राहुल गांधी को मूर्ख राजकुमार कहकर संबोधित किया। उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी रफाल और एनपीए पर लगातार झूठ बोल रहे हैं। राहुल उस रणनीति पर काम कर रहे हैं जहां एक झूठ बनाया जाता है और उसे बार बार बोला जाता है। जेटली ने लिखा कि राहुल गांधी उद्योगपतियों के जिस लोन माफी की बात कर रहे हैं वह 2014 से पहले हुआ है। उन्होंने दावा किया कि यूपीए के जाने के वक्त एनपीए 2.5 लाख करोड़ रुपए था। वित्त मंत्री ने कहा कि सत्य यह है कि एनपीए कारपेट के अंदर छिपा हुआ था। पारदर्शी तरीके से जब बैंकों ने स्वीकार किया तो पता चला कि एनपीए 8.96 लाख करोड़ रुपए था। उन्होंने आरोप लगाया कि एनपीए की रिकवरी या कमी के लिए यूपीए सरकार में कोई प्रभावशाली कदम नहीं उठाया गया।
जेटली ने राहुल द्वारा पीएम मोदी को गले लगाने पर भी तंज कसते हुए लिखा कि पब्लिक डिस्कोर्स को आप गले लगने, आंख मारने या इस तरह के लगातार झूठ बोलने तक सीमित नहीं रख सकते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले आज राहुल ने ट्वीट किया था कि रक्षा मंत्री उर्फ रफाल मंत्री का भ्रष्टाचार से बचने के प्रयास में झूठ बोलना फिर पकड़ा गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पूर्व प्रमुख KS राजू ने उनके उस झूठ की पोल खोल दी है कि HAL के पास रफाल को बनाने की क्षमता नहीं है। उनकी स्थिति विचित्र हो गई है और उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। रफाल पर अभी आगे भी वार पलटवार का यह सिलसिला जारी रहेगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट। अब तक कांग्रेस जांच की ही मांग कर रही थी, लेकिन अब तो इस्तीफे तक आ पहुंची है, जिस पर बीजेपी का तिल मिलाना लाजमी है और इसी बौखलाहट में वित्त मंत्री तक राहुल को अपशब्द कह बैठे। बहरहाल अब रुख कर लेते हैं पाकिस्तान की ओर, जो अपनी घिनौनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। सांबा सेक्टर में पाकिस्तान रेंजर्स और बैट ने BSF के एक जवान का अपहरण कर उनकी निर्मम हत्या कर दी। इतना ही नहीं, शव के साथ बर्बरता भी की गई। आपको लांस नायक हेमराज, शहीद सुधाकर सिंह, कैप्टन सौरभ कालिया, सिपाही अर्जुन राम बासवाना याद होंगे। ये वो हैं जिनके साथ पाकिस्तान रेंजर्स ने ऐसी दरिंदगी की कि पूरा देश गुस्से में आ गया। पाकिस्तान से बदला लो की आवाज उठने लगी। हमारे शहीदों के साथ हुई इस बर्बरता का भारतीय सुरक्षा बलों ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन पाकिस्तान को फिर भी शर्म नहीं आई। आज एक बार फिर पाकिस्तानी रेंजर्स और उसकी बॉर्डर एक्शन टीम यानी बैट ने घिनौनी हरकत की है। दरअसल सांबा के रामगढ़ सेक्टर में बॉर्डर पर BSF जवान नरेंद्र सिंह का शव शत विशत हालत में मिला। बर्बरता का आलम यह है कि पहले जवान का गला रीता गया, फिर पूरे शरीर पर कई वार किए गए। उनकी आंख, दिल और जान पर नजदीक से गोलियां बरसाई गई। बताया जा रहा है कि मंगलवार शाम BSF के 8 जवानों का गश्ती दल फेंसिंग के आगे सरकंडा काट रहा था। इसी दौरान पाकिस्तान की बैट टीम ने हमला कर दिया, जिसको पाकिस्तानी रेंजरों ने कवर फायर दिया, जिसमें एक जवान नरेंद्र घायल हो गए। बैट टीम घायल जवान को अपने साथ ले गई और तकरीबन 9 घंटे के बाद तारबंदी के पास उनके शव को फेंक दिया। सोनीपत निवासी नरेंद्र सिंह के साथ हुई दरिंदगी की खबर मिलने के बाद से ही हड़कंप मचा हुआ है। इस घटना को लेकर पूरे देश में गुस्सा देखा जा रहा है। मांग की जा रही है कि पाकिस्तान को माकूल जवाब दिया जाए। वहीं विपक्ष भी मोदी सरकार को घेर रहा है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पूछा कि आखिर कहां गया 56 इंच का सीना, क्या कर रही है सरकार। सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार को बेईमानों की चिंता है, लेकिन देश के जवानों की नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये सरकार राजनीति के लिए सेना का इस्तेमाल करती है। वहीं दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब मांगा। केजरीवाल ने लिखा, प्रधानमंत्री जी जवाब दें कि आखिर कब तक भारत के सैनिकों पर अत्याचार जारी रहेगा, कब तक भारत पाकिस्तान के सामने बेबस रहेगा, आखिर क्या मजबूरियां हैं प्रधानमंत्री जी की। वैसे यहाँ PM मोदी से जवाब की मांग लाजिमी भी है, क्योंकि सत्ता में आने से पहले उन्होंने ही कहा था कि एक के बदले 10 सिर लाएंगे। डीबी लाइव की रिपोर्ट। लगता है कि पाकिस्तान की फितरत बदलने वाली नहीं है, लेकिन बावजूद इसके भारत हर बार उसके झांसे में फंस जाता है। इस बार भी पाकिस्तान के PM इमरान खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर न्यूयॉर्क में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के मिलने का अनुरोध क्या किया। मोदी सरकार ने इसे मंजूरी दे दी। अब इस पर तो बवाल खड़ा होना तय है। पिछले कुछ दिनों से चर्चा है कि न्यूयॉर्क में होने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा अधिवेशन से इतर भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हो सकती है। हालांकि पाकिस्तान की हरकतों को देखते हुए इस मुलाकात पर संशय बना हुआ था, लेकिन अब भारत ने इसे मंजूरी दे दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने बताया कि पाकिस्तान ने इस बैठक के लिए अनुरोध किया था, जिसे भारत ने स्वीकार कर लिया है। अभी सिर्फ बैठक होनी है, मुद्दे तय नहीं है। बैठक की तिथि और समय दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति के बाद ही तय किए जाएंगे। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने PM मोदी को पत्र लिखकर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और पाकिस्तान के विदेश मंत्री मखदूम शाह महमूद कुरैशी के बीच संयुक्त राष्ट्र महासभा अधिवेशन के दौरान बैठक का प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव को भारत ने मंजूरी दी है। हालांकि घाटी में जवान नरेंद्र सिंह के शव के साथ हुई बर्बरता पर भारत ने पाकिस्तान को आंख भी दिखाई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि BSF जवान की हत्या बर्बर करतूत है। सीमा पार आतंकवाद पर हमारी नीतियों में कोई बदलाव नहीं आया है। बातचीत और आतंकवाद साथ साथ नहीं चल सकते। आपको बता दें कि मंगलवार को सांबा सेक्टर में पाकिस्तान के जवान और उसकी बॉर्डर एक्शन टीम ने शहीद जवान नरेंद्र सिंह के शव को शत विशत कर दिया था। उनके शव के साथ बर्बरता की सारी हदें पार कर दी गई थी। इसी को लेकर देश में गुस्से का माहौल है। ऐसे में विदेश मंत्रियों की बैठक को मंजूरी मोदी सरकार को निशाने पर ला सकती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।
मोदी सरकार ने बातचीत को मंजूरी तो दे दी, लेकिन अब इस पर विपक्ष क्या प्रतिक्रिया देता है यह देखना होगा। वैसे आज नजरें भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी थीं, लेकिन कोर्ट ने इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस और एक्टिविस्ट के वकीलों की सभी दलीलें सुनी और दोनों पक्षों को निर्देश दिया है कि वो सोमवार तक लिखित नोट दाखिल करें। भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एम खानविलकर और न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ की खंडपीठ के सामने आज सभी पक्षों ने अपनी दलील रखी। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ताओं के वरिष्ठ वकील आनंद ग्रोवर ने दलील दी कि पुलिस जिस लेटर का जिक्र कर रही है उसका कंटेंट हिंदी में है। उन्होंने कहा कि पुलिस दावा कर रही है कि रोना विल्सन और सुधा भारद्वाज ने चिट्ठी लिखी है, लेकिन कंटेंट को देखकर समझा जा सकता है कि किसी मराठी जानने वाले ने हिंदी में चिट्ठी लिखी है। इस आधार पर ये मामला फर्जी लगता है। वहीं अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि पुलिस ने मीडिया के सामने लेटर दिखाया कि PM की हत्या की साजिश है, पर किसी भी FIR में इसका जिक्र नहीं किया गया। वहीं इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि उनके पास इस मामले में पुख्ता सबूत है, जिनके आधार पर गिरफ्तारी की गई। अब इस मामले में शीर्ष न्यायालय ने महाराष्ट्र पुलिस को जांच की केस डायरी पेश करने का निर्देश दिया है। साथ ही अदालत ने सभी पक्षकारों को भी 24 सितंबर तक अपने लिखित कथन दाखिल करने के लिए कहा है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सोमवार को अपना फैसला सुनाएगा। आपको बता दें कि पुलिस ने भीमा कोरेगांव मामले में हिंसा के मामले में दर्ज प्राथमिकी की जांच के सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे थे और 28 अगस्त को 5 कार्यकर्ताओं वरवरा राव, अरुण फरेरा, वर्निन गोंजाल्वेस, सुधा भारद्वाज और गौतम नवलखा को गिरफ्तार किया था। तभी से ये सभी घर में ही नजरबंद हैं। डीवी लाइव की रिपोर्ट। भीमा कोरेगांव हिंसा पर अब क्या होगा ये सोमवार को साफ हो जाएगा, लेकिन उससे पहले रुक कर लेते हैं कांग्रेस की धर्म पॉलिटिक्स पर। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की कैलाश मानसरोवर यात्रा और उनकी शिव भक्त वाली छवि ने बीजेपी के माथे पर शिकल ला दी है। बीजेपी की इस बेचैनी को और बढ़ाने के लिए अब कांग्रेस ने आगामी चुनाव के लिए नया नारा जारी किया है। कांग्रेस अध्यक्ष की सॉफ्ट हिंदूवादी छवि बनाने के लिए पार्टी अब हर रैली में राहुल राहुल बोल बम का नारा लगाएगी। 2019 के लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इस चुनाव को लेकर जहां मुद्दों की लड़ाई जोरों पर है, तो वहीं नारों की जंग भी छिड़ चुकी है। बीजेपी तो इस चुनाव में अपना 2014 का हर हर मोदी घर घर मोदी वाला नारा ही लगाएगी। वहीं इसके जवाब में कांग्रेस ने जो नारा तैयार किया है उसे बीजेपी की धर्म पॉलिटिक्स की काट माना जा रहा है। सूत्रों की माने तो पार्टी ने तय किया है कि हर हर मोदी और मोदी मोदी का जवाब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की रैलियों में राहुल राहुल बोल बम से दिया जाएगा। अब से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की रैलियों और बड़े रोड शो जैसे कार्यक्रमों में राहुल राहुल के साथ ही जोर शोर से बोल बम भी गूंजेगा। दरअसल 2014 की बड़ी हार के बाद कांग्रेस ने समीक्षा के लिए एक एंटनी के नेतृत्व में कमेटी बनाई है, जिसकी रिपोर्ट में कांग्रेस की प्रो मुस्लिम छवि को हार की बड़ी वजह बताया गया। इसलिए पार्टी ने मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोपों से बचने के लिए ये नारा तय किया है। आपको बता दें कि खुद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पार्टी की छवि बदलने में जुटे हैं। इसके लिए उन्होंने गुजरात चुनाव के दौरान से ही अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। गुजरात विधानसभा चुनाव में जहाँ राहुल मंदिर मस्जिद सब जगह गए, वहीं कर्नाटक में भी उन्होंने मठों से लेकर मंदिरों के दर्शन किए थे। राहुल को पार्टी की तरफ से जनेऊधारी ब्राह्मण तक बताया गया। इतना ही नहीं, राहुल ने कैलाश मानसरोवर जाकर भी खुद को शिव भक्त साबित कर दिया है। अब देखना है कि राहुल के इतने जतन और हिंदूवादी नारे के साथ कांग्रेस सत्ता की दहलीज तक पहुंच पाती है या नहीं। डीवी लाइव की रिपोर्ट। और बुलेटिन के आखिर में बात ब्याज दरों पर मोदी सरकार के फैसले की। केंद्र सरकार ने लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की घोषणा की है। सरकार ने राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, सार्वजनिक भविष्य निधि PPF, सुकन्या समृद्धि योजना, फिक्स डिपॉजिट जैसी अलग अलग योजनाओं की ब्याज दरों में 0.3% से लेकर 0.4% तक की बढ़ोतरी की है। वित्त मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के लिए लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों में आज संशोधन करते हुए इसमें बढ़ोतरी का ऐलान किया। बताया जा रहा है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए 5 साल तक के फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दर 8.4% से बढ़ाकर 8.7% कर दी गई है। PPF और NSE पर अब ज्यादा ब्याज मिलेगा। पहले यह 7.6% था। किसान विकास पत्र पर अब 7.7% की दर से ब्याज मिलेगा और अब यह 112 सप्ताह में परिपक्व हो जाएगा। सुकन्या समृद्धि बचत योजना के लिए नई ब्याज दर 8.5% होगी। फिलहाल बचत खातों के लिए ब्याज दर 4% ही रहेगी। बताया जा रहा है कि यह बढ़ोतरी 1 अक्टूबर 2018 से 31 दिसंबर 2018 तक प्रभावी रहेगी। आपको बता दें कि इससे पहले जनवरी से मार्च 2018 तिमाही के दौरान सरकार ने लघु बचत उद्योगों के लिए ब्याज दरें घटाई थी। डीवी लाइव की रिपोर्ट। तो बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।
हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें।